ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि 34 साल से शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं हुआ था। नमस्कार मित्रों, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 के 34 साल बाद देश को नई शिक्षा नीति मिल रही है। पुरानी शिक्षा नीति के मुकाबले नई शिक्षा नीति में जो बड़े परिवर्तन हुए हैं, जैसे कि कब तक स्कूलों में पढ़ना है, क्या पढ़ना है, पढ़ाने वाले कैसे होंगे, मसलन कि उनकी योग्यताएं क्या होंगी, उन्हें किस प्रक्रिया से होकर गुजरना होगा, शिक्षा का उद्देश्य क्या होगा, स्नातक कितने वर्षों का होगा, बोर्ड की परीक्षाएं किस क्लास में होंगी, इन जैसे प्रश्नों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। उसके पहले आप इन स्लाइड्स को देख लीजिए जो कि MHRD के द्वारा प्रेजेंट की गई है। इनसे आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि जो नई शिक्षा नीति है उसमें क्या शामिल किया गया है। पहले हम एक एक स्लाइड का विश्लेषण कर लेते हैं और इसके बाद में जो महत्वपूर्ण बातें निकल के आती हैं उनको हम समझा देते हैं। I'll just give you the background that starting with the University Education Commission way back in 1948, there was Secondary Education Commission followed by Kothari Commission. And Kothari Commission was the one which led to the formulation of the National Policy on Education in 1968. Now from 68 to 86, the same policy continued. 86, there was the new policy, the NPE, National Policy on Education 86. उसका संशोधन बहुत सीमित रूप से 1992 में 1992 it was amended, but actually it is the 86 policy which had been continuing till date, that is for last 34 years. जो एजुकेशन पॉलिसीज़ आई हैं, जितने कमीशंस आए हैं, हमारे जो एजुकेशन पॉलिसी में जो इम्प्रूवमेंट हुए हैं समय समय पर, उसके बारे में बताया गया है कि 1948 से 49 में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन आया और उसके कुछ दिनों के बाद 1952 से 53 में सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आया। इसमें जो महत्वपूर्ण बात जानने की है, 1986 में जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आया, उसी के आधार पे हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है अभी तक चल रही थी और इसी को जो है TSR सुब्रमण्यम कमेटी की रिपोर्ट और डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ये नई शिक्षा नीति लाई गई है। अभी तक जो शिक्षा नीति चलन में थी वो 1986 में जो आई थी, उसी के आधार पे हमारे जितने एग्ज़ाम्स थे, जो हमारे सिलेबस थे, उनका निर्धारण किया गया था। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार के जो निर्देश हैं उसके आलोक में एक व्यापक कंसल्टेशन किया गया। इट हैज़ बीन वाइडली कंसल्टेड, and just to give you an idea, through MyGov platform we approached all the 2.5 lakh gram panchayats for their suggestions. Then when the draft committee report of Dr. Kasturi Rangan's draft national education policy was presented, we got it translated into 22 languages. Again there were widespread consultations. There was education dialogue with honorable members of parliament. There was a special meeting of Central Advisory Board of Education on. तो इस तरह से बहुत सारे लोगों के विचारों, बहुत सारे लोगों के आइडियाज़ को मिला के नई एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है। जो मेजर रिफॉर्म्स किए गए हैं नई एजुकेशन पॉलिसी में, जो हायर एजुकेशन में किए गए हैं, उसमें और इसके आधार पे जो शिक्षा नीति और उसके बड़े रिफॉर्म्स हैं, उसमें उच्च शिक्षा में हम 2035 तक 50% GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो तक पहुंचेंगे और उसके लिए होलिस्टिक एजुकेशन की नई व्यवस्था लाई जा रही है, जिसका सबसे बड़ा अंग है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट। आज की व्यवस्था में यदि 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश मैं आगे नहीं पढ़ सकता हूं, तो मेरे पास कोई उपाय नहीं है, मैं आउट ऑफ द सिस्टम हो जाता हूँ। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम में ये रहेगा कि 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा, 3 या 4 साल के बाद डिग्री, यानी और मल्टीपल एंट्री थ्रू एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट
जो नीचे बुलेट है कि मेरे जो क्रेडिट फर्स्ट ईयर के हैं, सेकेंड ईयर के हैं, जैसे बैंक के सेविंग अकाउंट होते हैं वैसे ही एकेडमिक क्रेडिट में डिजी लॉकर के माध्यम से हमारे वहाँ पर क्रेडिट रहेंगे, so that in the third year if I want to take a sabbatical for a year or I want to take a break for any reason, family condition or otherwise for some time, and I return after a fixed period, within a fixed period of which will be prescribed by the new Higher Education Commission, if I come back to the education system, I will not be asked to repeat the first and second year. My credits are already there in the academic credit bank. I will utilize those credits for my further education. इसमें ये भी व्यवस्था रहेगी मल्टीपल एंट्री और एग्जिट में कि जो लोग 4 साल का डिग्री प्रोग्राम करेंगे, जो आगे रिसर्च में जाना चाहते हैं उनके लिए अलग व्यवस्था 4 साल डिग्री प्रोग्राम, जो नौकरी में जाना चाहते हैं जैसे हम लोग यहाँ पर हैं तो हम लोग 3 साल के डिग्री प्रोग्राम यथावत पूर्व की भांति रहेंगे, लेकिन 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम with 1 year MA and direct no MPhil, they can go to PhD. और जो महत्वपूर्ण बात इस स्लाइड से निकल के आती है वो ये है कि MHRD का नाम अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होगा, ना कि MHRD रहेगा। राजीव गांधी ने MHRD इसका नाम बदल के किया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से, जो कि अब फिर पुनः मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही कर दिया गया है। एक और व्यवस्था जो इसमें की गई है वो ये है कि ये सारे प्रोग्राम जो होंगे ये मल्टी डिसिप्लिनरी होंगे। आज की जो व्यवस्था है, जब मैंने शिक्षा ग्रहण की थी महोदय, कि फिज़िक्स ऑनर्स के साथ केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या जूलॉजी, बॉटनी लिया जा सकता है, उसके साथ फैशन डिज़ाइनिंग नहीं ली जा सकती थी। मल्टीपल डिसिप्लिनरी एजुकेशन की जो हम लोग बात कर रहे हैं उसमें मेजर और माइनर की व्यवस्था होगी। जो मेजर प्रोग्राम जो डिसिप्लिन का है उसके अलावा माइनर प्रोग्राम भी लिए जा सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा, 2 फ़ायदे इस पूरे सिस्टम के, कि आर्थिक या अन्य कारण से जो लोग ड्रॉप आउट हो जाते हैं वो वापस सिस्टम में आ सकते हैं बिना अपना समय गंवाए हुए। दूसरा कि जो अलग अलग विषयों में रुचि रखते हैं, बहुत से फिजिसिस्ट होते हैं जो कि म्यूज़िक में रुचि रखते हैं, लेकिन उसके लिए फॉर्मल उनको कोई व्यवस्था नहीं रहती है। नई व्यवस्था में मेजर और माइनर्स के माध्यम से ये व्यवस्था रहेगी कि व्यक्ति मल्टी डिसिप्लिनरी, वेल राउंडेड, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इंजीनियरिंग और म्यूज़िक अगर सीखना चाहता है, अगर वहाँ संस्थानों को मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया जाएगा, यूनिवर्सिटीज़ को मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया जाएगा, वहाँ वो शिक्षा ले सकता है। अब स्कूल एजुकेशन में जो रिफॉर्म्स लाए गए हैं वो ये हैं। सबसे पहली चीज़ तो 1986 में जैसा कि ICDS स्कीम का इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन इस बार जो है वो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए एक पूरा करिकुलम बनाने की बात है। करिकुलम के अलावा यूनिवर्सलाइजेशन जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी जो लिखा हुआ है
तो इस शिक्षा को, जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा होती है, उसकी यूनिवर्सलाइजेशन की बात की गई है। इसका जो करिकुलम है वो एनसीईआरटी के द्वारा डेवलप होगा और 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं, जो आंगनवाड़ी में भी पढ़ते हैं, कुछ बच्चे प्री स्कूल में भी पढ़ते हैं, उन दोनों सिस्टम्स को कंटिन्यू करके वहाँ पे एक प्ले बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड, फ्लेक्सिबल, मल्टीफेसेटेड जो करिकुलम होता है वो लागू किया जाएगा, जिसके लिए ट्रेनिंग की जाएगी। दूसरा जो एक बहुत बड़ा इसमें निर्णय है वो है कि जो बुनियादी शिक्षा होती है, जो बच्चे 6 से 9 वर्ष के होते हैं, जो कक्षा 1 से 3 में पढ़ते हैं, उनके लिए बेसिक लिटरेसी यानी कि साक्षरता, बेसिक न्यूमरेसी जो संख्या ज्ञान होता है, इन दोनों चीज़ों के ऊपर फोकस करते हुए एक नेशनल मिशन सेटअप किया जाएगा जो सिर्फ इस चीज़ के ऊपर फोकस करेगी और पूरे देश के बच्चों की ट्रैकिंग करके वो बच्चे कक्षा 3 तक फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को अचीव कर लें, ये उसका ऑब्जेक्टिव रहेगा। जो तीसरा बड़ा इसमें रिफॉर्म है वो है जो पाठ्यक्रम का और पढ़ाने के तरीके का जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंज है। आप सब जानते हैं कि अभी 10+2 स्ट्रक्चर है, जिसमें जो पहले 10 वर्ष हैं उनका एक तरह से फेज़ वाइज करिकुलम होता है, फिर सडनली जब आप सेकेंडरी में जाते हैं, +2 में जाते हैं, तो सब्जेक्ट जो है स्पेशलाइजेशन होने लगती है। यहाँ पर जो हम सिस्टम लेकर के आए हैं वो 15 वर्ष का जो आप देख रहे हैं 5+3+3+4, उसमें 3 वर्ष तो पूर्व प्राथमिक हैं, मतलब 3 से 6 वर्ष जिसका पाठ्यक्रम बनेगा, और जो 12 वर्ष हैं उनको इस तरह से डिवाइड किया है कि वो कंटिन्यूटी, बुनियादी शिक्षा तक कंटिन्यूटी रहे। मतलब 3 से 6 वर्ष का बच्चा जो है 8 वर्ष तक एक ही पाठ्यक्रम, एक ही तरीके से पढ़ाई करे, प्ले मेथड, डिस्कवरी मेथड, एक्टिविटी बेस्ड, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ताकि वो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी अचीव कर सके। जो मिडिल स्कूल होगा, जो 6 to 8 वाला जो कक्षा है, उसमें जो है वो सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन होगी और फिर सब्जेक्ट की एक्सप्लोरेशन होगी और वो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होगा। उसी तरह जो +4 लिखा है वो 9th to 12th है। इसमें भी जैसा कि सर कह रहे थे, जैसा हायर एजुकेशन में है, कोई स्ट्रीम्स नहीं है, मल्टी डिसिप्लिनरी होगा। अगर बच्चा फिजिक्स के साथ, जैसा सर ने कहा, फैशन स्टडीज़ लेना चाहे, बेकरी, कन्फेक्शनरी कुछ पढ़ना चाहे केमिस्ट्री के साथ, इट विल बी परमिटेड। तो ये पेडागोजिकल स्ट्रक्चर चेंज है, इसमें कोई फिजिकल स्ट्रक्चर यानी कि स्कूल की बिल्डिंग को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये पाठ्यक्रम में चेंज है। जो करिकुलम है इसमें खास करके भारण दिया गया है कि साइंटिफिक टेम्पर बच्चे का बचपन से 3 साल की उम्र से लेके 18 साल तक, और उसी तरह मैथमेटिकल थिंकिंग। इनफैक्ट पॉलिसी में रिकमेंडेशन है कि कक्षा 6 से बच्चे को कोडिंग सिखाई जाएगी, क्योंकि कोडिंग से मैथमेटिकल और कॉम्पिटिशनल थिंकिंग की शुरुआत होती है। तो 21st सेंचुरी स्किल्स भी उसके साथ समावेश किए जाएंगे। वोकेशनल जो है वो क्लास 6 से शुरू किया जाएगा, ये भी इस पॉलिसी में पहली बार है। जो एक और मेजर रिफॉर्म है वो करिकुलम फ्रेमवर्क, जो हमारा पाठ्यक्रम की जो रूपरेखा होने वाली है वो 4 जगह वो चेंज होने वाली है। एक तो स्कूली शिक्षा की जो NCF है वो 2005 में बनी थी, 15 साल हो चुके हैं उस बात को, वो नया पाठ्यक्रम आएगा। उसी तरह से जो टीचर्स एजुकेशन जो 2009 में बनी थी, 11 साल पहले, वो भी अब हम हाथ पर लेंगे। जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की मैंने आपसे जो बात करी कि वो भी जो है अब की बार पहली बार इस तरह से बनेगा कि 0 से 3 वर्ष का सब फ्रेमवर्क बनेगा, जिसमें पेरेंट्स को बताया जाएगा कि आप घर पे क्या कर सकते हैं, और 3 से 6 वर्ष का आंगनवाड़ी के अंदर या प्री स्कूल में अगर बच्चा है तो उसके लिए बताया जाएगा। बोर्ड एग्ज़ाम, इसके ऊपर काफ़ी विस्तृत में पॉलिसी में लिखा हुआ है। बोर्ड एग्ज़ाम जो है उसका महत्व जो है उसको कम करने के लिए बहुत सारे तरीके बताए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहा गया है कि मॉड्यूलर एग्ज़ाम्स हो सकते हैं, साल में 1 बार होना ज़रूरी नहीं है, 2 बार हो सकते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए हर सब्जेक्ट को, मैथमेटिक्स से शुरू करते हुए हर सब्जेक्ट को 2 लेवल पे ऑफ़र किया जा सकता है। और तीसरा ये भी कहा गया है कि बोर्ड एग्ज़ाम को 2 भाग में बांटा जाए, ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव। इस तरह से काफ़ी सारे इसके अंदर पॉलिसी में चीज़ें लाई गई हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। और ये भी कहा गया है कि बोर्ड एग्ज़ाम सिर्फ नॉलेज के एप्लीकेशन को टेस्ट करे, रोट लर्निंग को नहीं, जो आप रट करके जाते हैं उसको नहीं, लेकिन वहाँ जा कर के जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपके नॉलेज को अप्लाई करने की बात है उसको टेस्ट किया जाए।